जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर में मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन हिंदी का पेपर कोड है SE2MWCH। ठीक है, इसका ये आपका मॉडल पेपर 2 रहेगा। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर 1 दे दिया है, ठीक है ना। और अभी इसमें इतना बड़ा चैप्टर है, आप लोगों का 12 यूनिट है टोटल, इसमें बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना। तो अभी एक क्लास और बाकी है, तो वो कल मैं आपको सुबह दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मोबाइल संचार की प्रथम पीढ़ी यानी 1G में किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग किया गया था। 1G में उपयोग किया गया था एनालॉग सिग्नल का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 2G यानी दूसरी पीढ़ी मुख्य रूप से किस तकनीकी पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी आपकी आधारित थी GSM और CDMA पर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है एसएमएस की शुरुआत किस मोबाइल पीढ़ी में शुरू हुई थी। एसएमएस की जो शुरुआत है ना, ये 2G में शुरू हुई थी। शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है 3G तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो 3G तकनीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, हाई स्पीड डेटा और इंटरनेट एक्सेस। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि 4G नेटवर्क में वॉइस कॉलिंग के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो 4G नेटवर्क में उपयोग किया जाता है किसका, वॉलेट का, ठीक है ना। किसका, वॉइस ओवरलेट, आपके वॉलेट लिखा होगा मोबाइल के कोने पर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी यानी 2G 3G 4G 5G, इन चारों में से कौन सी पीढ़ी अल्ट्रा फास्ट स्पीड को सपोर्ट करती है। अल्ट्रा फास्ट स्पीड यानी IoT का फुल फॉर्म पूछता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो इसको सपोर्ट कौन सी करता है, तो 5G करता है, ठीक है ना। अल्ट्रा फास्ट स्पीड को सपोर्ट कौन करता है, कौन सी पीढ़ी, 5G। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6वें का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7, इसमें आपका पूछा गया है 1G यानी वन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फिर प्रथम पीढ़ी का मोबाइल सिस्टम में कौन सी एक्सेस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो इसमें FDMA का उपयोग किया गया था। वो फर्स्ट जनरेशन यानी 1G मोबाइल सिस्टम में कौन सी एक्सेस तकनीक का उपयोग किया गया, FDMA, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का, ठीक है। बाकी FDMA TDMA इन सब का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, GSM का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि CDMA का पूरा नाम क्या है। CDMA का पूरा नाम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको दोहराए जा रहे हैं तो उसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, है ना। LET का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये किस जनरेशन से संबंधित है। LET, है ना, ये किस जनरेशन से संबंधित है, 4G जनरेशन से संबंधित है आपका LET, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, सेलुलर सिस्टम में भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें सेल कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में हैंड ऑफ, ठीक है ना, क्या कह रहा है, हैंड ऑफ प्रक्रिया में कुल कितने मुख्य चरण होते हैं। 3 मुख्य चरण होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में हैंड ऑफ के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से 3 चरण होते हैं, तो पहला होता है सिग्नल मापना, दूसरा होता है निर्णय लेना, और ठीक है, तीसरा होता है इसमें ट्रांसफ़र, ठीक है ना, कनेक्शन ट्रांसफ़र, 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा है कि जब एक चालू कॉल के दौरान मान लीजिए बात हो रहा है, ठीक है ना, तो उस समय यूजर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो कॉल न कटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कॉल न कटने की प्रक्रिया को हैंड ऑफ या हैंड ओवर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा गया है, एक सामान्य सेल का आकार यानी शेप कैसा माना जाता है जो कवरेज के लिए सबसे उपयुक्त है। तो षटकोणीय माना जाता है इसे, ठीक है ना। एक सामान्य सेल का आकार कैसा माना जाता है, षटकोणीय माना जाता है। ये क्या करता है, जो कवरेज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का।
चलिए प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है समान आवृत्ति है, ठीक है ना। समान आवृत्ति यानी फ्रेक्वेंसी का उपयोग अलग अलग सेलों में करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी रीयूज कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है सेलुलर नेटवर्क की क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बड़े सेल को छोटे सेल में विभाजित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे सेल स्प्लिटिंग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है यदि TDMA में एक चैनल को 8 टाइम स्लॉट में विभाजित किया गया है तो एक समय में कितने उपयोगकर्ता बात कर सकते हैं? तो एक समय में 8 उपयोगकर्ता बात कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है दो समान फ्रीक्वेंसी वाले सेलों के बीच होने वाले व्यवधान यानी डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं? तो इसे को चैनल इंटरफेस कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है मोबाइल फ़ोन में लगी सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है प्रत्येक सेल के केंद्र या कोने पर क्या स्थापित होता है जो मोबाइल से सिग्नल लेता है? तो अभी ऊपर मैंने बताया है ना, बेस स्टेशन सेल टावर होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? बताइए ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो यह आपका ब्लूटूथ है ना, बिल्कुल ये आपके पैन नेटवर्क का उदाहरण है। पैन नेटवर्क क्या होता है सर? तो पैन नेटवर्क यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं ब्लूटूथ, है ना। किस प्रकार का नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है यानी पैन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 पूछा है वाईफाई तकनीक किस IEEE मानक स्टैंडर्ड पर काम करती है? तो वाईफाई जो तकनीक है ना, ये आपके IEEE 802.11 मानक पर काम करती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है ब्लूटूथ तकनीक के लिए कौन सा IEEE मानक निर्धारक है? तो IEEE 802.15.1, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है GPS का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग लोकेशन ट्रैक करने में होता है? GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है कि वायरलेस संचार में सूचनाएं किस माध्यम से यात्रा करती हैं? तो वायरलेस, ठीक है ना, वायरलेस संचार में जो सूचनाएं होती हैं यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे के रूप में जो मैसेज होता है, जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। वायरलेस संचार में सूचनाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से यात्रा करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है ब्लूटूथ की सामान्य रेंज यानी जो दूरी होती है इसकी कितनी होती है? ब्लूटूथ की दूरी, सामान्य दूरी कितनी होती है? लगभग 10 मीटर तक होती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा गया है वायरलेस नेटवर्क में डेटा सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो इसमें WPA या WPA2 का उपयोग होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन टावर, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन और टावर के बीच होने वाली संचार किस प्रकार का होता है? तो यह फुल डुप्लेक्सेस प्रकार का होता है ना। मोबाइल फ़ोन और जो टावर लगा होता है इसके बीच में जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है या किस प्रकार का ये कम्युनिकेशन होता है? तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत कम दूरी पर बिना छुए पेमेंट करने के लिए फ़ोन में किस वायरलेस तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसमें NFC का उपयोग होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है सेलुलर नेटवर्क का मुख्य मस्तिष्क कौन सा होता है जो सभी कॉलों को नियंत्रित और रूट करता है? तो वह आपका है कौन? MSC का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, जीएसएम आर्किटेक्चर में सिम कार्ड का डेटा और वर्तमान लोकेशन कहाँ स्टोर होता है? तो HLR में ये आपका स्टोर होता है। इसका फुल फॉर्म होम लोकेशन रजिस्टर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है। देखिए पूछा गया है, जब कोई यूजर अपने होम नेटवर्क से बाहर किसी दूसरे राज्य या नेटवर्क में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे रोमिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है, वायरलेस सिग्नल के रास्ते में आने वाली रुकावटों के कारण सिग्नल कमज़ोर होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटेन्यूएशन या फिर फेडिंग कहा जाता है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में या तो फेडिंग लिख करके देगा या फिर एंटेन्यूएशन, दोनों को याद रखिएगा। क्या कह रहा है? वायरलेस सिग्नल के रास्ते में आप फ़ोन कर रहे हैं, कहीं पर बात हो रही है, तो आपका जो सिग्नल है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या हो रहा है? रुकावट हो रहा है, आवाज़ें रुक रुक कर आ रही हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एंटेन्यूएशन या फिर फेडिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है जिसमें 2G मोबाइल में इंटरनेट चलना शुरू हुआ था? 2G मोबाइल में इंटरनेट चलना शुरू हुआ था किसमें? जीपीआरएस में। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है सर? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि मोबाइल फ़ोन चोरी होने पर उसे ब्लॉक करने के लिए किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है? तो EIR का उपयोग किया जाता है। EIR का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या? इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायरलेस सिग्नलों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किस इकाई में मापा जाता है? तो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक लाइन ऑफ साइट यानी आमने सामने होना अनिवार्य मानती है? तो ये मानती है आपका इंफ्रारेड, ठीक है ना, जैसे टीवी रिमोट। ये ऑप्शन आपका राइट है। कौन सी तकनीक? तो कौन सी तकनीक है जो लाइन ऑफ साइट यानी आमने सामने होना अनिवार्य मानती है? तो इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं आमने सामने होना अनिवार्य मानती है, ठीक है ना। जैसे टीवी है, आपके जो रिमोट होता है इसमें इंफ्रारेड किरणें होती है ना, तो ये क्या है? टीवी सामने होगा तभी ये काम करेगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मोबाइल संचार में अपलिंक का क्या अर्थ है? मोबाइल संचार में यानी जो मोबाइल कम्युनिकेशन आपका बात हो रहा है तो उसमें अपलिंक का मतलब क्या होता है? मोबाइल से टावर की ओर डेटा भेजना या फिर अपलोड करना अपलिंक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल संचार में डाउन लिंक का क्या अर्थ है? डाउन लिंक का क्या अर्थ होता है? तो टावर से मोबाइल की ओर डेटा प्राप्त करना, जैसे डाउनलोड करना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, OFDMA का पूर्ण रूप क्या है या फिर फुल फॉर्म इसका क्या है? तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें ऑर्थोगोनल का मतलब पूछता है क्या होता है एफडीएम में, तो याद रखिएगा ऑर्थोगोनल शब्द का अर्थ होता है सिग्नल एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं लेकिन इंटरफेस नहीं करते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, OFDM की तुलना में OFDMA का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ होता है यह उपवाहकों यानी जो सब कैरियर्स होते हैं उनको अलग अलग उपयोगकर्ताओं में विभाजित कर सकता है आपका OFDMA, ठीक है ना। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44, इसमें पूछा है, ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? जो ब्लूटूथ तकनीक है यह आपका किसका उदाहरण है? अभी आपने आगे पढ़ा है पैन का यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का, तो यहाँ W जुड़ जाएगा यानी वायरलेस, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 45, इसमें पूछा गया है, ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है? ठीक है ना, किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है क्या ब्लूटूथ तकनीक? तो यह काम करती है आपकी 2.4 गीगा हर्ट्ज ISM बैंड पर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, एक ब्लूटूथ पिन कोड, ठीक है ना, पिकोनेट सॉरी, एक ब्लूटूथ पिकोनेट में अधिकतम कितने एक्टिव स्लैश डिवाइस हो सकते हैं? यानी जो एक ब्लूटूथ होता है ना उसमें कितने एक्टिव डिवाइस हो सकते हैं? तो 7
बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है ब्लूटूथ में इंटरफेस को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें FHSS का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी होपिंग सेपरेट स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे पूछा गया है ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर यानी डाटा रेट कितना होता है। तो 2 Mbps मेगा पर सेकेंड, ठीक है ना। ब्लूटूथ की 5.0 की अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर कितना होता है? 2 मेगा पर सेकेंड, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा है वाईफाई नेटवर्क में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए वर्तमान में सबसे सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा है। सबसे सुरक्षित प्रोटोकॉल है WPA3। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IEEE 802.11ax वाईफाई मानक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे वाईफाई 6 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वाईफाई तकनीक में SSID का क्या अर्थ है। SSID का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है या फिर इसका क्या अर्थ है। तो सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है ना। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लूटूथ पिकोनेट के समूह को क्या कहा जाता है। जो ब्लूटूथ पिकोनेट का समूह होता है इसे क्या कहा जाता है? स्कैटरनेट, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 53 आपसे पूछा गया है ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE को मुख्य रूप से किस लिए डिजाइन किया गया। तो इसको डिजाइन किया गया है बहुत कम बिजली की खपत यानी लो पावर कंजप्शन और LOT डिवाइसेस के लिए, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है वाईफाई मुख्य रूप से किन दो फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है। तो जो वाईफाई होती है ये 2 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि OFDMA में इंटर सिंबल इंटरफेस यानी ISI को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें रोकने के लिए साइकिल प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है यानी CP का। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है लेट का पूर्ण रूप क्या है। लेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है 4G लेट यानी 4G LET नेटवर्क में मुख्य रूप से किस मल्टीप्लस एक्सेस तकनीक का उपयोग डाउनलोड लिंक के लिए किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है OFDMA का, भी इसके बारे में ऊपर आपने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 58, इसमें पूछा है 4G लेट में अप लिंक के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि मोबाइल की बैटरी कम खर्च हो। तो इसमें SC-FDMA का उपयोग किया जाता है यानी सिंगल कैरियर FDMA, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर आपसे पूछा गया है कि LT आर्किटेक्चर में कोर नेटवर्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। EPC कहा जाता है। EPC यानी इवोल्वेड पैकेट कोर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है LT में बेस स्टेशन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। तो इसे ENOD भी कहा जाता है। ई का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा इवोल्वेड, उसके बाद नोडे भी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपनी भाषा में आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरीके से इसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए LT नेटवर्क में MME का क्या कार्य है, ठीक है। जो LT नेटवर्क होता है उसमें MME होता है। अब उसमें MME का काम क्या होता है। तो क्या करता है, मोबिलिटी मैनेजमेंट यानी यूजर ट्रैकिंग और प्रमाणीकरण का काम करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 62, इसमें आपसे पूछा गया है LT में एक रिसोर्स ब्लॉक की बैंडविड्थ कितनी होती है। तो इसकी 180 किलोहर्ट्ज होती है। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 62 का। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है LT में एक रिसोर्स ब्लॉक में कितने उपवाहक यानी सब कैरियर्स होते हैं। तो इसमें 12 सब कैरियर्स होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है समय के संदर्भ में एक LT रिसोर्स ब्लॉक का ड्यूरेशन कितना होता है। तो इसका ड्यूरेशन 0.5, ठीक है ना, माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड
1 स्लॉट याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर पूछा गया है कि 3G और 4G के बीच सबसे बड़ा और मुख्य अंतर क्या है। तो 3G और 4G के बीच में सबसे बड़ा अंतर है जो 4G है ना, ये पूरी तरह से पैकेट स्विच यानी IP बेस्ड नेटवर्क है, जबकि जो 3G सर्किट है ये जो 3G है ना, ये 3G सर्किट और पैकेट दोनों प्रकार का है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है LTE द्वारा समर्थित अधिकतम चैनल बैंडविड्थ मैक्सिमम चैनल बैंडविड्थ कितनी होती है। तो इसका मैक्सिमम चैनल बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। LTE में डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए एकाधिक एंटेना के उपयोग की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है MIMO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है LTE नेटवर्क में यूजर के मोबाइल फ़ोन तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। LTE नेटवर्क में यूजर मोबाइल के फ़ोन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा। तो इसे UE कहा जाता है। UE मतलब यूजर इक्विपमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है LTE एडवांस। ठीक है ना, LTE एडवांस LTE में कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कैरियर एग्रेशन। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, कैरियर एग्रीगेशन। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है EPC यानी इवोल्वेड पैकेट कोर के किस घटक यानी कंपोनेंट का उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए गेटवे के रूप में किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे का यानी PGW। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है LTE में एक रेडियो फ्रेम की कुल अवधि यानी टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है। 10 एमएस होती है। बी ऑप्शन राइट हो, क्वेश्चन नंबर 71 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि 5G न्यू रेडियो। ठीक है ना, 5G न्यू रेडियो को तकनीकी रूप से किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। तो इसे 5G NR के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि 5G में FR1 स्पेक्ट्रम बैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है किस नाम से, तो इसे सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है 73 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 5G में FR2 स्पेक्ट्रम बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो इसकी 24.25 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 52.6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो, क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा 5G आर्किटेक्चर मोड मौजूद 4G लेड कोर नेटवर्क EPC पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है नॉन सब्सटेंस। ठीक है ना, नॉन स्टैंड लोन यानी NSA मोड। ठीक है ना, या इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नॉन स्टैंड लोन मोड। ठीक है ना, ये क्या करता है, कौन सा 5G आर्किटेक्चर मोड है, तो नॉन स्टैंड लोन मोड ये क्या करता है 4G लेड कोर नेटवर्क पर अभी भी निर्भर करता है। ठीक है ना, ऐसा इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप 5G चलाते हैं ना, अगर रहते रहते वो बंद हो जाएगा, चलते चलते बंद हो जाता है 5G, तो वो ऑटोमेटिक 4G हो जाता है। तो अभी भी 5G क्या है, वो 4G LTE नेटवर्क पर ही निर्भर करता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, इसमें आपके देखें पूछा गया है 5G स्टैंडर्ड लोन यानी जो SA मोड की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी ये मुख्य विशेषता है कि इसमें नया 5G कोर ठीक है ना, और 5G NR दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि 5G NR में न्यूरोलॉजी का क्या अर्थ है। ठीक है ना, न्यूमेरोलॉजी का क्या अर्थ है 5G NR में, तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्लेक्सिबल सब कैरियर स्पेसिंग। ठीक है ना, डेल्टा F इक्वल टू 15 गुणे 2 म्यू किलो हर्ट्ज और सब स्लॉट ड्यूरेशन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 5G में न्यूमरोलॉजी के लिए सब कैरियर स्पेलिंग
स्पेसिंग कितनी होती है ना, स्पेसिंग यानी इसमें जो जगह होती है वो कितनी होती है, तो आपको 15 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। 5G में न्यूमरोलॉजी के लिए सब कैरियर स्पेसिंग कितनी होती है, 15 किलो हर्ट्ज। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5G NR द्वारा समर्थित अधिकतम चैनल बैंडविड्थ कितनी हो सकती है। तो अधिकतम चैनल जो बैंडविड्थ है ये 400 मेगाहर्ट्ज हो सकती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 80। इसमें पूछा गया है कि नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक किस पर आधारित है। तो ये आपका आधारित है एक ही भौतिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई वर्चुअल और कस्टमाइज्ड नेटवर्क बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि NFV का पूर्ण रूप क्या है, जो 5G का एक मुख्य पिलर है। तो इसका पूर्ण रूप है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि 5G नेटवर्क में बेस स्टेशन को क्या कहा जाता है। 5G नेटवर्क में जो बेस स्टेशन होता है इसे क्या कहा जाएगा, जी नोडे बी कहा जाता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन नोडे बी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है 5G के 3 मुख्य उपयोग परिदृश्य कौन से हैं। 5G के जो 3 मुख्य, ठीक है ना, क्या मुख्य उपयोग परिदृश्य हैं वो EMBB, URLLC और MMTC, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत कम लेटेंसी यानी लो लेटेंसी जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए 5G का कौन सा फीचर उपयोग होता है। तो इसमें URLLC का उपयोग होता है, ठीक है ना, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस। बी ऑप्शन आपका राइट है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, EMBB का और EMTC का भी, ठीक है ना, MMTC का भी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। इसमें आपका पूछा गया है लाखों LOT उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए 5G की कौन सी श्रेणी जिम्मेदार है। तो इसमें 5G की MMTC मैसिव मैकेनिक टाइप कम्युनिकेशन आपका जिम्मेदार है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर पूछा है 5G को नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें SDN का उपयोग किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइनेड नेटवर्क, और NFV का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि 5G NR में बीम फार्मिंग का क्या लाभ है। बीम फार्मिंग का क्या लाभ होता है 5G NR में। तो इसका उपयोग होता है या फिर इसका लाभ होता है, यह सिग्नल को एक विशिष्ट दिशा में केंद्रित करता है जिससे रेंज और क्षमता बढ़ती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। चलिए प्रश्न नंबर 88। इसमें आपसे पूछा गया है 5G मानकों को वैश्विक स्तर पर किस संगठन द्वारा परिभाषित किया गया। तो यह परिभाषित किया गया है 3GPP के द्वारा, यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर पूछा गया है वायरलेस संचार में सूचना किसके माध्यम से प्रसारित होती है। तो सूचना प्रसारित होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुक्त स्थान फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे की गति कितनी होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर पूछा गया है ISM बैंड का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग वाईफाई और ब्लूटूथ में होता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक एंड मेडिकल, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का एक मुख्य लाभ है। वायरलेस संचार का मुख्य लाभ क्या है, गतिशीलता, मोबिलिटी। बी ऑप्शन राइट है 92 का। चलिए प्रश्न नंबर 93। इसमें आपसे पूछा गया है रेडियो तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रेक्वेंसी रेंज आमतौर पर क्या होती है। तो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज तक। ये ऑप्शन आपका राइट है 93 का। चलिए प्रश्न नंबर 94। इसमें आपसे पूछा गया है रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इंफ्रारेड किरणों का उपयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 95 नंबर एक पूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन से दो मुख्य घटक होते हैं। ठीक है ना, पूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो मुख्य घटक होते हैं आपके इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र। सी ऑप्शन राइट है 95 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है स्पेक्ट्रम
प्रबंधन, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिग्नलों के बीच टकराव को रोकने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है वायरलेस संचार का। तो ये आपका है जीपीएस नेविगेशन, सेलुलर फ़ोन और सैटेलाइट टीवी, ये तीनों। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ति यानी पावर दूरी बढ़ाने पर किस नियम के तहत घटती है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत घटती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो शक्ति होती है दूरी बढ़ने पर किस नियम के तहत घटेगी, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ नियम के तहत घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि VHF का फुल फॉर्म क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, तो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर, फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल में पथ लॉस किस पर निर्भर करता है। पथ लॉस आपका दूरी और आवृत्ति दोनों के मार्ग पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जब कोई रेडियो सिग्नल किसी बड़ी और नुकीली वस्तु के किनारे से टकराकर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसे डिफ्रैक्शन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है जब कोई सिग्नल ऐसी वस्तु से टकराकर जिसका आकार तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, स्कैटरिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मल्टीपाथ प्रोपगेशन के कारण रिसीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रिसीवर पर फेडिंग और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 104 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्री स्पेस लॉस का सूत्र किस पर आधारित है, तो यह आपका आधारित है लाइन ऑफ साइट यानी LOS संचार पर। यह ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर पूछा गया है शेडोइंग किस प्रकार की फेडिंग का उदाहरण है। शेडोइंग लो फेडिंग का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शहरी क्षेत्रों में सिग्नल की गुणवत्ता खराब होने का मुख्य कारण क्या है, तो मल्टीपाथ प्रोपगेशन और बाधाएं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 107 रिफ्लेक्टेड तरंगों के कारण रिसीवर पर सिग्नलों के उतराव चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो इसे फेडिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई सीधा रास्ता नो लॉस नहीं होता है तो कौन सा फेडिंग मॉडल सबसे उपयुक्त होता है, तो इसमें रेले फेडिंग सबसे उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 108 का। चलिए प्रश्न नंबर 109 इसमें पूछा है यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक मजबूत लाइन ऑफ साइट यानी LOS सिग्नल मौजूद है तो कौन सा मॉडल लागू होगा, तो इसमें आपका राइसियन मॉडल लागू होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर इसमें पूछा गया है सिग्नल की रेंज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। सिग्नल की रेंज बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसमीटर पावर को बढ़ा दीजिए, हाई गेन एंटीना का उपयोग करिए और फ्रीक्वेंसी को कम करना यानी अनुकूलन के अनुसार उपयोग करना। तो डी ऑप्शन राइट है 110 का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर शिफ्ट का क्या कारण है, ठीक है ना। डॉपलर शिफ्ट का कारण क्या है, तो इसका कारण है मोबाइल स्टेशन या माध्यम की गतिशीलता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 112 नंबर पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी यानी 1G सेलुलर नेटवर्क में किस प्रकार के सिग्नलों का उपयोग किया गया था, तो इसमें उपयोग किया गया था एनालॉग सिस्टम। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा गया है 2G यानी 2G GSM तकनीक में मुख्य रूप से क्या बदलाव आया था, तो इसमें बदलाव आया था क्या, एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तन। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलें ठीक है 112 बी हो गया। चलिए 113 114 इसमें आपसे क्या पूछा गया है किस पीढ़ी यानी किस जनरेशन में पहली बार मोबाइल इंटरनेट यानी डेटा सेवा को प्रभावी ढंग से पेश किया गया था, तो 3G में पेश किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर 4G नेटवर्क का मुख्य आधार कोर नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है, तो यह आपका है, ध्यान रखेंगे कौन सा है,
पूरी तरह से पैकेट स्विच यानी आईपी नेटवर्क, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116। इसमें आपसे पूछा गया है सेलुलर नेटवर्क में सेल का आकार आमतौर पर हेक्सागोनल यानी षटकोणीय क्यों चुना जाता है। इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह बिना किसी ओवरलैप या गैप के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 117 नंबर पूछा गया है फ्रीक्वेंसी रीयूज का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक ही आवृत्ति को अलग अलग दूरी पर दोबारा उपयोग करने की क्षमता बढ़ाना। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर, इसमें पूछा गया है समान फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाले दो अलग अलग सेल्स के बीच होने वाली इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं। तो इसे को चैनल इंटरफेस कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 118 का। चलिए अगला क्वेश्चन 119 नंबर है कि एक ही सेल या पास के सेल बिल्कुल, ठीक है ना, पास के सेल बिल्कुल पास वाली पड़ोसी आवृत्ति के बीच होने वाले व्यवधान को कहते हैं। इसे एडजेसेंट क्या कहा जाता है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेस, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 119 का, ठीक है। अब ये मॉडल पेपर 2 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अभी आपके लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बाकी हैं, तो ध्यान रखेंगे। मैं सुबह में उसका मॉडल पेपर करा दूंगा, ठीक है। चलिए सेलुलर आर्किटेक्चर में फ्रीक्वेंसी रीयूज में रीयूज फैक्टर में क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है क्लस्टर का आवाज़। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 120 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।